हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के गया जिले में रहने वाले अलबदर जी। अलबदर जी जो है एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और इस फील्ड में वो 15 साल से काम कर रहे हैं। अलबदर जी इंग्लिश हिंदी दोनों ही अखबारों के लिए काम करते हैं और वो एक सोशल वर्कर भी हैं और आज यहाँ हमारे साथ हैं। तो आइए आज के हमारे गेस्ट अलबदर जी से आपको मिलाते हैं। नमस्ते अलबदर जी, स्वागत है आपका पारो वॉइस में। नमस्ते। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो और हम जो है महिलाओं के ऊपर बात करेंगे, पर उनसे पहले बात करने से पहले जो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। पिछले 15 सालों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। इसके साथ ही पावर पीपल के साथ जुड़ा रहा हूँ और कई बार हरियाणा और के क्षेत्रों में भ्रमण हुआ मेरा इन सब कार्यों को लेकर के। फिलहाल जो है क्योंकि अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ मीडिया सपोर्ट का जो काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी भूमिका होती है कि हम स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के आमजन में जागरूकता पैदा करें और लोगों को बताएं कि कौन-सी किस तरह की बीमारियाँ हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं, सरकार की क्या योजना है, इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये मेरे जो टीम है, ये काम है और पूरा जो गया डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो हमारे और मगध डिवीज़न में जो 4 अन्य ज़िले हैं उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी मुझे है और मैं एक डिविज़नल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा अलबदर जी कि आप एक सोशल वर्कर हो, एक सोशल वर्कर ग्रुप से जुड़े हुए हो, वहाँ पे आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करते हो? हूँ। मैं एक लंबे समय से पत्रकारिता के साथ सोशल एक्टिविटी के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में भी काम करता रहा हूँ और ख़ास करके एजुकेशन, हेल्थ इन 2 मुद्दों को लेकर के हमने काम किया है। और जहाँ तक कि हमारी बात होती है महिलाओं को लेकर के, तो ये आप जानिए कि महिलाओं में एक काफ़ी ऊर्जा है। हम जहाँ जाते हैं देखिए हमारे काम का जो नेचर है, वो आप देखिए कि महिलाओं के साथ ही काम करना है। हम आशा के साथ काम करते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ काम करते हैं, ठीक है? और उनके बीच जो एक ऊर्जा देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के मुद्दों पर और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी पहुँच जो है, आप जो है एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारी बात हमेशा आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ ही है और ये सभी महिलाएँ हैं। तो इनके साथ जब हम काम करते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप में एक अद्भुत ऊर्जा है। आपकी पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक होती है और आपकी ज़रूरत इस रूप में महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जब घर में बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो आशा के पास आता है। एक बच्चा जो कुपोषित होता है वो सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका के पास जाता है। तो आप ये समझिए कि आपका कितना इम्पोर्टेंट काम है और आप इस काम को कितने बेहतर तरीके से कितनी चुनौतियों के साथ आप इन काम को पूरा कर रही हैं, ये आपको भी समझना है, हमें भी समझना है, तो हम लोग एक साथ जो है बेहतर एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो एक लंबे समय करने के अनुभव से मैंने ये देखा कि जो हम आप ये बताइए ये एक समाज के निर्माण में महिलाओं का जो ये हो दर्जा होता है, महिलाओं की जो भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और अलबदर ये जी, हम जैसे कि आपने भी कहा कि हर महिला जो है अगर बीमार पड़े तो वो आशा वर्कर के पास जाती है। पर कभी आपने आशा वर्कर से पूछ के देखा है कि मतलब ऐसी बहुत जगह है ना जहाँ आशा वर्कर जो है महिलाओं को कुछ नहीं बताती है। बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करती है, उन्हें कुछ नहीं बताती। तो आपने कभी उन्हें पूछा है कि हाँ आप गांव-गांव जाती हो, घर-घर जाती हो, महिलाओं को पता, क्योंकि बहुत ऐसी महिला होती है जो घर से बाहर नहीं जाते या फिर घर वाले नहीं जाने देते। तो उन महिलाओं के बारे में बताओ कि उन तक कैसे सुविधा पहुंचाती होंगी? क्या सोशल वर्कर वाली जो होती है क्या इतना ड्यूटी वो निभा रही है? आपने कभी इससे बारे में सोचा है? नहीं, ये मेरा निजी अनुभव है कि जब मैं जिन आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं के से मिला हूँ वो अपने स्तर पर बेहतर काम कर रही हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि सिस्टम में जिस तरह का ताना-बाना होता है उसमें और जो आशा की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक आशा महिला है और एक आंगनबाड़ी सेविका महिला है। अब आप देखिए कि वो घर परिवार भी चला रही है और उसके साथ वो समाज में भी जा रही है।
वो अपनी ड्यूटी भी कर रही है और ड्यूटीज़ के अलावा जो उसके पास समय है, ठीक है? उस समय का भी इस्तेमाल कर रही है, तो आप देखिए कि वो महिला एक पुरुष की अपेक्षा वो कितना काम कर रही है। अपने घर को देख रही है, अपने बच्चों को स्कूल चला रही है, खाना बना रही है। मैं ऐसी-ऐसी आशा दीदियों से मिलता हूँ और आंगनबाड़ी सेविकाओं से मिलता हूँ कि मैं खुद उत्साहित हो जाता हूँ उनके काम को। वो सुबह 5 बजे उठती हैं, घर का सारा खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी निभाती हैं, ड्यूटी के बाद जो समय बचता है, वो अपने गाँव या अपने समाज में आकर के अपनी जो बीमारियों के बारे में, योजनाओं के बारे में समझाती हैं और रात के 10 बजे वो सोने के लिए जाती है। कभी-कभी मैं पूछता हूँ कि इन सब कामों से आपको क्या थकान नहीं होता? क्या उबाऊ जैसा नहीं होता? तो उनका कहना होता है कि हम हर दिन जब कुछ नया करते हैं, जब हमको लगता है कि नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे काम का उद्देश्य यही है ही, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, तो इसमें मुझे खुशी मिलती है। देखिए, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे समस्या होती है जब हम सिस्टम की बात करने लगते हैं, कि भाई स्वास्थ्य विभाग किस तरह से आपका ध्यान रख रहा है, आप तो सब कुछ काम कर रही हैं। तो जब वो बात निकलती है तब उन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं हम जिस तरह से चाहते हैं कि हमारा समय-समय पर इंक्रीमेंट होता रहे, हमारे जो सैलरी मिल रही है उसमें बढ़ोतरी होती रहे, हमें कुछ और सुविधाएँ मिलती रहे, उन सुविधाओं के नहीं मिलने के बावजूद भी हम निराश नहीं होते, हम ये समझते हैं कि हमारा ये काम है, इससे हमारा जो भी हमें 2 पैसा मिल रहा है, लेकिन हमार उन एक लड़ाई जो होती है, वो पहचान की होती है। आप अगर जाकर के किसी भी गाँव में कहें कि क्या आप रेणु दीदी को जानते हैं? और गाँव वाले ये कहने लगे कि हाँ, रेणु दीदी को जानते हैं, फलाँ जगह वहाँ रहती हैं। अच्छा रे पूरा गाँव जो है, एक महिला को दीदी के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करने लगता है। तो आप समझिए कि वो कितना मतलब एक महत्वपूर्ण उसके लिए हो जाता है कि वो पहचान उसकी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अलबदर जी, मैं ज़रूरी आपकी जो है ना बात से एग्री करती हूँ। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि ये जो है ना आपने बताया महिला सुबह उठती है, काम करती है। ये आप देखो ये हर एक महिला करती है। ये उनका रेगुलर जो है ना ड्यूटी है। हम जो घर में करते हैं वो हमारी ड्यूटी है रेगुलर। पर आप ऐसा सोचो कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं ना जो बंधनों में रहती हैं, जिन्हें ना घर से बाहर जाने दिया जाता है, ना आशा वर्कर वाले को उनके घर पे जाने दिया जाता है। तो आप सोचो उन तक सुविधा कैसे पहुंचाएंगे? अगर उन्हें किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो और आशा वर्कर वहाँ पहुँच ही ना पाए तो? उस महिला के बारे में सोचो, जो सुबह से लेके शाम तक अपने घर का हर एक ड्यूटी निभाती है। क्योंकि महिलाओं का जो काम है, सुबह सबसे पहले उठना और रात को सबसे पीछे सोना। आप इस बात को जो कह रहे हो, मैं बहुत एग्री करती हूँ। पर उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो घर से बाहर ही नहीं आती जाती हैं। ना फैमिली वाले आने देते हैं, ना जाने देते हैं, ना उनके पास इतना कुछ सुविधा है कि चलो वो थोड़ी बहुत बहुत ऐसी है ना, हम ऐसे कल्चर में हैं जहाँ आधे अनपढ़ हैं तो आधे पढ़े लिखे, और ज्यादातर महिलाएं जो हैं आपको अनपढ़ ही मिलेगी। पढ़ी लिखी तो हर कोई होती नहीं है। तो उनके बारे में बताइए कि हम क्या उन्हें सुविधा उनके घर पे पहुंचा सकते हैं, या फिर वो हम तक कैसे आ सकती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ किसी महिला को जरूरत है? आशा वर्कर वाली घर से निकल के आंगनबाड़ी में जाएगी, वो बैठेगी। बहुत ऐसी जगहों पे होता है जहाँ वो ऐलान करवा देते हैं कि आज डॉक्टर आएंगे, आज आशा दीदी टिक्के लगवाएगी। पर बहुत ऐसी महिला है ना जो उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देती है। ज्यादातर जो है हम ये नहीं कह सकते कि आशा वर्कर वालियों का जो गलती होती है, नहीं, ज्यादातर औरतों घर बैठी औरतों की भी गलतियां होती है। पर अगर कोई औरत ऐसी है जो हर चीज करना चाहती हो, उसे जरूरत हो पर उस तक पहुंच ना रहा हो, तो उन औरतों के बारे में आपका क्या कहना है? चैलेंजेस तो हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी महिलाएँ हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं जी। और वो आशा अपनी समस्याओं को लेकर के आशा तक नहीं पहुँचती हैं। लेकिन ये एक चैलेंज है और इसके भी 2-3 कारण हैं, उस कारणों पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आशा से क्या है, आशा दीदी जो है वो अपने घर-घर तक पहुँच रही। वो लोगों को लगातार समझाती हैं कि भाई उनके उनके घर आने का, उनके घर-घर तक जाने का क्या कारण है? वो स उनके यहाँ कोई चाय पीने या क अपना समय ऐसे ही बातचीत करने, बिताने नहीं आई। वो एक उद्देश्य के तहत उनके साथ जा रही हैं। देखिए प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिसके लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को लोग खोजते हैं जो चिकित्सा की कुछ विधि जानता है या उसकी उसकी चीज़ को है।
जैसे हर घर में किसी भी गाँव में आप गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। उसके साथ-साथ ज़रूरी ये हो जाता है कि है, कई जगहों पर बच्चों को सही खान-पान नहीं है या कुपोषण के शिकार है। ऐसे में आशा दीदी एक-एक घर जाती हैं। आप सोच लीजिए कि उस घर की महिलाएँ जो हैं, वो आशा दीदी तक नहीं जाती हैं। ये समस्या है, ये चैलेंज है। आशा दीदी अपनी इनिशिएटिव लेकर के वो उस घर तक जाती हैं और सबसे पहले उस परिवार के पुरुषों से संवाद करती हैं। कि अगर आप अपनी महिलाओं को नहीं जाने देंगे, अगर मेरी तक पहुँच नहीं बनाने देंगे, तो ये उनकी और जो समस्याएँ हैं, उनकी जो बीमारियाँ हैं, वो और बढ़ जाएँगी और इसका सीधा असर जो होगा, परिवार पर होगा और आप पर होगा। ठीक है? तो कई ऐसे हालात, कई ऐसे चैलेंजेस से निपटने का मौका मिला है, जिसमें उस परिवार के पुरुष को समझाने की ये कोशिश की गई है कि आप इस तरह से बाँधे नहीं। परिवार स महिला क्यों नहीं निकलना चाहती है? उसका एक कारण होता है, पति तुरंत डाँट के कह देता है, "कहाँ जाओगी? हम ला दे रहे हैं दवाई।" लेकिन आप ये समझ जाइए कि छोटी-मोटी बीमारियों के लिए आप दवाई तो ला देते हैं, लेकिन जो जैसे प्रसव है, तो प्रसव एक कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि आप करा देंगे, ठीक है, घर में कोई एक दवाई होगा और प्रसव हो जाएगा। उसके लिए कहीं न कहीं आपको आशा की मदद लेनी होगी, आंगनबाड़ी सेविका की मदद लेनी होगी। जब इन सब चीज़ों को जब समझाया जाता है उस घर के पुरुष को, तो वो बहुत कन्विंस हो रहे हैं और वो एक फ्रीडम दे रहे हैं अपनी घर की महिलाओं को कि आपको अगर किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या होती है, तो आप आशा के पास जा सकते हैं, आशा का फ़ोन नंबर और इस तरह से एक एक मेरा ये मानना है कि मैं जो देख रहा हूँ कि एक संवाद के साथ एक संबंध भी बन रहा है ताकि उसको रात में 12 बजे जब ज़रूरत होती है तो घर के उस पुरुष ने फ़ोन किया है कि आशा दीदी आप आ जाइए, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। मतलब घर की उस महिला को हॉस्पिटल ले जाना है और आशा ने उस रात के 12 बजे जाकर के जो भी एक हमारा ब्लॉक है, उस हॉस्पिटल में जाकर के उसकी डिलीवरी करा कर के और उसको सुबह में अपने घर लाया है। तो इस तरह से जैसे 1-2 केसेज़ होने के बाद ना आँखें खुल जाती हैं। कहीं-कहीं पर ऐसे भी हुए हैं कि किसी का डेथ भी हो गया। उस डेथ जी, का कारण ये था कि उस घर की महिला को बाहर नहीं जाने दिया गया। वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकी। वो अब प्रेगनेंसी के हालत में थी, वो अपनी समस्या आशा के साथ नहीं साझा कर पा रही थी। तो एक केस वहाँ बना और एक केस ये बना कि देखिए आशा ने कितनी तत्परता से उसे उसकी डिलीवरी कराई। अब इन 2 केसेस को ना ये जो पूरी जब सूचना ये समाचार जब गाँव में फैलता है ना, तब लोग देखिए हर इंसान के पास एक तार्किक समझ है। भले वो समाज की बेड़ियों को अपने से बंधा हुआ हो या उस पर अ, वो कि उस चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो करता हो, लेकिन आप ये समझिए कि हर इंसान के पास एक तार्किक बुद्धि है। तो वो ये समझ रहा है महिलाओं को ज़्यादा थोड़ा फ्रीडम नहीं देंगे तो उनके साथ समस्या हो जाएगी। अगर आशा हमारे पास आती है तो नहीं इन लोग बैठ कर के अपना बात कर ले, इससे हमारी समस्या तो मेरा ये मानना है कि पहुँच जो है वो धीरे-धीरे बढ़ी है और इसमें आशा दीदी कामयाब भी हुई हैं और ये आशा सिर्फ़ आशा दीदी की बात किसी एक आशा दी जी, जी। महिलाओं की जो इस पेशेंस आंगनबाड़ी सेविका हैं, वो अपना काम कर रही हैं हर तरीके से अपना काम कर रही हैं और एक-एक घर के लोग महिलाओं को ये समझा रही हैं। तो इस तरह से संवाद बढ़ रहे हैं और काम भी आगे बढ़ जी, जी। अलबदर जी, जैसे कि हम जब बैंक में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, मान लो अगर हम दुकान में गए या फिर हम बैंक में गए, तो आप देखते हो कि बहुत ऐसी औरतें हैं जो 10th तक पढ़ी हो या 11th तक पढ़ी हो या उससे ज़्यादा हो, कोई ग्रेजुएशन वाली भी होती है जो अपना फार्म खुद भर लेती है और पैसे निकाल के चली जाती है। पर बहुत ऐसी महिला होती है ना जो पेंशन आपने पता है कि बूढ़ों को बूढ़े उनका पेंशन बन रहा है तो वो जब पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं बेटा तू भर दे, बेटा तू मेरा फार्म भर दे, ऐसा कह देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया और इस पर बहुत लंबी बातचीत चलेगी। जी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? जी जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मैं ये बता दूँ कि मैं इस समय अभी भी कुछ न कुछ पढ़ता हूँ, कुछ न कुछ सीखता हूँ और ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। हम
मैं उदाहरण देकर के इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरी उर्दू जो है बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैं चूँकि उर्दू में बहुत बाद के समय में बहुत इंटरेस्ट रखने लगा, ठीक है? तो मैं यहाँ तक कि अपना उर्दू में नाम नहीं लिख सकता। तो जिस दिन मैंने उर्दू में अपना नाम लिखा, उस दिन मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मुझे लगा जी कि मैं इस भाषा को पढ़ सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद आप देखिए कि कई ऐसी मैं अरबी मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है? मैंने थोड़ी अरबी पढ़ने का प्रयास किया, सीखा और उसके लिए मैंने अपने एक हाफ़िज़ दोस्त की मदद ली कि भई मुझे कुछ पढ़ाओ अरबी में, जो हम लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ना अलग-अलग धर्म ग्रंथ है। तो उसमें मैंने जब अरबी पढ़ना शुरू किया, तो वो मेरे लिए बेइंतहा खुशी का वक़्त। वो ये सिर्फ़ इसलिए कि मैं इस उम्र में मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ लिख सकता हूँ। आप ये जी बताइए कि मेरे जैसा एक आप अगर मुझे ये समझ रही हैं कि भई ये हम पढ़े-लिखे हैं, ठीक है। तो मेरे जैसा इंसान ये किसी दूसरी भाषा में अपना नाम लिख सकता है, उसे पढ़ सकता है, तो उसे कितनी खुशी हो रही है। तो वो व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर आज भी अपना नाम लिखना सीख जाए, गिनती करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाए जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हों, तो वो कितना खुश होगा और वो कितना कॉन्फिडेंस फ़ील करेगा, वो कितना अपने आप में आत्मविश्वास फ़ील महसूस करेगा, इस चीज़ को समझ। और देखिए सरकार ने पढ़ाने के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा का एक योजना चला रखी। अब जी पहले काफ़ी चलती थी, जो संध्या जी काल में प्रौढ़ लोग होते थे, अब तो कई एनजीओज़ भी आ गए हैं। तो वो महिला मैं बैंक जब जाता हूँ, कोई न कोई बूढ़ी माता मिल जाती हैं, चाहे कोई महिला मिल जाती है, भैया मेरा पैसा निकालना है, मेरा भर दीजिए। तो मैं आपको ये समझिए कि मुझे ये लगता है कि अपने आप में एक समाज सेवा हो जाती है, जब आप किसी का भर कर के आप अंगूठा-वंगूठा लगा करके आप काउंटर पे देते हैं कि इनका पैसा निकालना है, इनको ये कर दीजिए। एक बूढ़ी माता आई, वो अंगूठा लगाती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि हम भरे तो कैसे भरें? तो मुझे तो ये लगता है कि बैंक में बशर्ते कोई एक होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो ऐसी महिलाओं को सेवा प्रदान कर सके या कोई महिला हो। हालाँकि आजकल बैंक मित्र का भी एक कॉन्सेप्ट चला है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है कि बैंक मित्र का क्या काम है, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि बैंक जैसी जगहों पर या सार्वजनिक ऐसी जगहों ऑफ़िस जहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा महिलाओं पहुँचती हैं, ज़्यादा संख्या में महिलाएँ पहुँचती हैं, जैसे बैंक हो जाता है, छोटे-मोटे सीएससी हो जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए और उनकी नज़रें भी होनी चाहिए जहाँ पर थोड़ा-सा उनका काम हो जाए। तो मूल रूप से ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने-लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके आस-पास कोई ऐसी महिलाएँ हैं, जो नियमित रूप से बैंक जा रही हैं, पेंशन निकालने जा रही हैं, आप उनको बैठ कर के हिंदी में, उर्दू में, कुछ भी आप उसको कम से कम सिग्नेचर देखिए कुछ महिलाएँ जो हैं देख-देख करके कुछ न कुछ वो पढ़ी रहती हैं। बस उनको एक रिवाइज़ कराने की ज़रूरत होती है कि अम्मा ये सीख लो, ये तुम आशा देवी तुम अपना नाम लिखना सीख लो कम से कम। ये तुम्हारा सिग्नेचर हो जाएगा। उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है कि अम्मा ये अंगूठा लगाने का ज़माना गया, अब तुम अपना नाम लिख दो, थोड़ा-सा लिखो, जैसे भी मेहनत करो। आप ये देख लीजिए कि कई ऐसी महिलाएँ बैंक में मुझे देखने को मिली हैं कि जो अपनी थरथराती हाथों से वो नाम लिख लेती हैं। अलबदर जी, आप कह रहे हो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर आप कहीं जाओ, गाँव में जाओ या फिर किसी शहर में चले जाओ, किसी छोटे से कस्बे में चले जाओ, आप अगर वहाँ पे गए हो ना और अगर आपको वहाँ पे अनपढ़ मिल गई है और आप कहो कि पढ़ लो, तो वो ये कहती है कि हमारा पढ़ने का उम्र चला गया है, अब तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो बताओ हम उन्हें कैसे बता सकें, कैसे उन्हें वो दिलाएँ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, पर आप ये भी सोचो ना कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कहती है हमारे पढ़ने का उम्र गया, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम क्या करें पढ़ के। होती है ना, देखिए और यही वजह है कि बहुत सारी औरतें बैंक में जाने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर महिला ने 20,000 का फार्म भरा, भाई उसमें से 1,000 रुपए निकल गए, उसने तो भरा सिर्फ 20 का, निकल गए उसके 21। तो वो फ्रॉड हो जाता है उन महिलाओं के साथ। और अगर आप उन्हें पढ़ने के लिए कहो तो वो कहेंगे अरे हमारा तो उम्र चला गया। तो उन महिलाओं को हम कैसे बताएं, कैसे सिखाएं।
आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, पर जो ये कहती है ना कि हमारा पढ़ने का उम्र गया, हम उसे कैसे समझा सकते हैं? देखिए, अ, हम कई जगहों पे ये सब मनोवैज्ञानिक चैलेंजेस हैं। हम लोगों के साथ हम लोगों को यहाँ पर ना साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, उनके मनोविज्ञान को समझने का सहारा लेना पड़ेगा, उनको समझना होगा मनोवैज्ञानिक तौर पे कि क्या है। और जिस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं, कुछ झूठी कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो बच्चों को झूठी कहानियाँ जब हम सुनाते हैं, जैसे हमारा बच्चा अगर कहीं बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग बाहर जाते हैं तो "ए, बाहर जाओगे तो ऐसे पकड़ लेगा, ये हो जाएगा।" थोड़ा-सा डराते हैं कुछ न कुछ जगहों पे अपने। जी, जी, तो जी। हम कई तरह से यहाँ पर काम कुछ तो उनको हम लोग साइकोलॉजी रिलीफ दें कि नहीं, आप ये सोचिए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का समय है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो अच्छा नहीं होता कि आप पढ़ते, थोड़ा ही सा सीख लेते, कम से कम अपना नाम लिखना सीख लेती, तो क्या ऐसा नहीं होता कि आपके लिए ये बेहतरी होता? अरे आप 5 मिनट बस बैठो हमारे साथ, हम चीज़ बताते हैं, सीखने में क्या है? जब आप इतनी दूर से पानी ला सकती हो 8-8 घंटा, 10-10 घंटा घर के काम कर सकती हो, तो क्या 10 मिनट इसके लिए नहीं दे सकते? अब ये तो उन महिलाओं के लिए हुआ जो समझ गई कि नहीं, आ जाओ दीदी, अंजुम दीदी सो चलो मुझे कुछ पढ़ा दो, ठीक है? ये तो उनके जी, लिए है। जी। लेकिन अब वहाँ पे वो महिलाएँ भी हैं जो बिल्कुल रिजिड है कि अब पढ़े-ओढ़ेंगे नहीं, तो उनको जी, अब थोड़ा वो डराना उम्र खत्म हो चुकी है। वो जी, कहते हैं हाँ, उम्र खत्म हो अब मेरी चुकी है। उम्र हो चुकी है, मैं 40 की हो चुकी हूँ, मैं 50 की चुकी हूँ, तो उनको उनको डराना होता है कि आप दीदी बैंक जाती हो ना? तो हाँ, जाते हैं। आप अंगूठा लगाती हो ना? हाँ, लगाते हैं। कहीं अंगूठा कोई दूसरा लगा दिया या कहीं आप जब अपना नाम लिखोगी, तो आप जब अपना नाम लिखोगी तो उसका कोई नकल नहीं कर सकता, ठीक है? आप नाम लिखोगी तो बैंक में ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है? कि हाँ, ये जो महिला है ये अपना नाम लिख सकती है। तो हमको उनको नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों तरह से उनको समझाना भी पड़ेगा, थोड़ा डराना भी पड़ेगा। अगर हम उनसे ये कहें कि अगर आप नाम लिखना सीख गई, अगर आपने अपने चेक पर या पैसे निकालने वाले पर्ची पर या पैसे भरने वाले पर्ची पर आपने साइन करना सीख लिया और इससे आपको मैनेजर आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, वो ये समझेगा कि आप एक पढ़ी-लिखी महिला हैं, तब आपको क्या खुशी नहीं मिलेगी? क्या वो आपको अपने चैम्बर में बैठाएगा तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? आपको अपने में आत्मविश्वास हासिल नहीं होगा। तो इन ऐसी चीज़ों पर कई बार क्या होता है ना मन रिजिड हो जाता है। जैसे अब मुझे कोई कहे कि भई ऐसा कर लो, मैं कहूँगा मेरी उम्र हो गई है यार, मैं ये क्या करके करूँगा? इसके काम ही क्या है? ये नकारात्मक जो विचार हैं इसको दूर करने की ज़रूरत होगी और ये नकारात्मक विचार जो सामने वाला व्यक्ति है उसके कन्विंसिंग पावर पे, उसके समझाने के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। मेरे सामने कई बार जब हम फाइलेरिया जब जब हम मैं उदाहरण देकर के इसलिए बात करना चाहता हूँ कि चीज़ें इसको लोग अच्छी तरह समझें। जी, जी। हमारे यहाँ कई ऐसे फाइलेरिया पेशेंट हैं जिनको बहुत समझाते हैं कि आप व्यायाम करो, ऐसे करो, ये आप नियमित दवाइयाँ खाया करो, ठीक है? अब उन लोग कहते हैं कि अब तो बीमारी हो ही गया साहब, तो अब क्या करें, इसको हो गया। मैंने कहा कि ठीक है बीमारी तो तुम्हें हो गई, लेकिन तुम क्या नहीं चाहते कि इस बीमारी से थोड़ा-सा तुम्हें आराम मिले? यह बीमारी किसी दूसरे तक ना जाए? तो ये बीमारी तुम्हारे बच्चों को नहीं फैले, इस बीमारी के बारे में बच्चों को पहले ही से मालूम हो। जब वो सोचता है इन सब चीज़ों पर कहता है कि हाँ, बात तो कहना सही है, तो मैं कहता हूँ कि तो फिर क्यों नहीं? जो चीज़ें हम समझाते हैं वो क्यों नहीं करते हो? तो धीरे-धीरे एक बार में चीज़ें नहीं बदलती, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब वो फ़ेज़ आता है जब वो उत्साह दिखाता है और फिर हम उसको वहाँ पर काम करते हैं। तो इसी तरह से वही ये ऐसी महिलाएँ जो ये कहती हैं कि अब हमारे सीखने की उम्र गई और हमारे पढ़ने का उम्र गया, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको एक एक ना मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक पॉज़िटिव तरीके से कि आप जी, कम से कम पढ़ना सीख लो, एक बेसिक पढ़ाई करना सीख लो, तो आपको ये फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। समाज में एक पहचान तो ज़रूर मिलेगी, उनकी पहचान देखिए हर इंसान ना पहचान का ज़रूर भूखा होता है। जी, पहचान का जी, भूखा पॉज़िटिवली मैं कहता हूँ, कि अगर जी, आपकी अच्छी पहचान बन रही है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि पहले तो मुझे मेरे घरवाले जानते थे, अब मुझे पूरा अब मुझे किसी एक महिला को लीजिए जो थोड़ा-सा उत्साहित हो पढ़ने-लिखने को लेकर के और उसको एक मॉडल बना दीजिए, कि देखिए जी, ये तो 40 साल की महिला थी। ये तो कुछ नहीं सीखती थी या अंगूठा छापती लेकिन आज ये नाम लिखना सीख गई, ठीक है?
ये नाम लिखने के साथ-साथ आप बच्चों को पढ़ाती भी है, 2 घंटा समय देती है, इसके पीछे सपोर्ट तो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन एक जी, मॉडल क्रिएट करके जब हम बताएँगे कि देखो वो भी तो एक महिला है, वो भी तो जी, इन संघर्षों के बीच ये संघर्ष की है। तो इस तरह से अगर एक मॉडल बना करके कहीं पेश कर देते हैं ना, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होने लगते हैं। उनको प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे वॉलंटियर तैयार कर सकते हैं जो उनको समय दे सके। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपके क्षेत्र में रहता हूँ, तो जी, आप आइडेंटिफ़ाई करें कुछ लोगों को कि भाई देखो तुम पढ़े लिखे हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है। इस अम्मा को पढ़ा दो, इस दीदी को पढ़ा दो, ये बाजी हैं हमारी, इन्हें पढ़ा दो, ठीक है? कुछ नहीं करना है, इनको हिंदी की वर्णमाला सिखा दो, अंग्रेजी की वर्णमाला सिखा दो, पहला फ़ेज़ में ये रहेगा, उसके बाद इनको गिनती सिखा दो, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला जोड़ने का सिखा दो, हिंदी वर्णमाला जोड़ने का सिखा दो। अगर जी, किसी जी। का नाम अगर किसी का नाम नीता है तो नीता लिखना सिखा दो। तो देखिए थोड़ा-सा हमें वॉलंटियर्स के तौर पे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। होता क्या है ना कि उन लोगों को वैसे लोग नहीं मिलते हैं जो पॉज़िटिवली उनको उनके साथ काम कर सकें। अगर वो जी, लोग जी, मिल जाए ना, तो मैं जी, 100% कहता हूँ कि जितनी महिलाएँ होंगी वो ना नहीं कहें। जी। वो बिल्कुल कहेंगी कि हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ और मैं सीखूँगी। और अभी भी कई तरह की सरकारी योजनाएँ हैं प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के, उन पर हम लोग काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका लाभ कैसे हम ले सकते हैं, कैसे दिलवा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अलबदर जी, आप जैसे कि आप एक पत्रकार हो, तो मैं आपसे तो ये कहूँगी नहीं कि मतलब ये है, वो है। आप देखो, आप सोशल वर्कर भी हो, एम्पावर पीपल से जुड़े हुए हैं। आपने कभी अपने गाँव में या फिर आपका वहाँ जो ये क्या कहते हैं, एम्पावर पीपल की जो संस्था है, वहाँ जो महिलाएँ आते हैं, आप देखो अगर 100 महिलाएँ आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 70 महिलाएँ अनपढ़ होती हैं, बाकी की 30 पढ़ी-लिखी। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो 30 जो है उन 70 को पढ़ा सके, उन्हें ये कहे कि बिल्कुल, नहीं, हम एक समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है हमें हर किसी की मदद करना, हर किसी को सिखाना, अगर हमें कुछ आ रहा है और वही कला हम सामने वाले को सिखा दे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो आप बताओ, एम्पावर पीपल में अगर 100 महिलाएं आई और 30 पढ़ी, 70 अनपढ़, तो क्या वो 30 उन 70 को नहीं पढ़ा सकती है? क्या कुछ बिल्कुल और क्या क्या कभी आपके एम्पावर पीपल में, आपके क्षेत्र में कभी ऐसा हुआ है कि 10 पढ़ी लिखी, 4 पढ़ी लिखी को पढ़ा रही हो? नहीं ऐसे ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा सकता है ऐसा मेरे अनुभव से तो नहीं गुज़रा है लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम ऐसे जो हमारे आस-पास की महिलाएँ हैं, ठीक है? जी, जैसे जी, आपने कहा 30 महिलाएँ 70 को पढ़ा सकती हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। हम ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को वॉलंटियर्स के तौर पे चुनें और उन्हें ये जी, कहें कि और हम इसके लिए कहें कि हम इन महिलाओं को पढ़ाना चाहते हैं, उन महिलाओं से बात करें, उनसे लाज़िंग करें और जी, एक समय निकाल करके उन बच्चियों के साथ कि आप वॉलंटियर करें इनके लिए और अगर आज आप वॉलंटियर करते हैं और पिछले 6 माह तक आप पिछले अगले 1 साल तक वॉलंटियर करते हैं, तो हम आपको ये दिखा सकेंगे कि आपने एम्पावर पीपल जैसी संस्थान के साथ वॉलंटियरिंग किया और जी, इसका फ़ायदा जो है देखिए पहले पूर्व में क्या होता था कि स्कूल कॉलेजों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या वॉलंटियरिंग का कोई मतलब काउंट नहीं किया जाता था। ऐसा जी, मालूम जी, होता था कि जैसे मैथ में नंबर ले आओ, इंग्लिश में नंबर ले आओ, लेकिन विदेशी शिक्षा पद्धति में एक चीज़ है सर्विस, ठीक है? जी, आप यूके, यूएस के एजुकेशन सिस्टम में जब आप देखेंगे, तो वहाँ वॉलंटियरिंग सिस्टम का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपने कोई पढ़ाई कर रखी है और साथ में वो अपने कहीं वॉलंटियरिंग कर रखी है, किसी वृद्धाश्रम में काम किया, किसी ऑर्फनेज में काम किया है, किसी कोई ऐसे जो सोशल एक्टिविटी में शामिल कोई संस्था है, उनके साथ अलग-अलग जगह पे सेवा दी है, तो वो सर्टिफ़िकेट देते हैं और उस सर्टिफ़िकेट का उसके इंटरव्यू में काफ़ी वेटेज होता है, ये वहाँ के। अभी इस तरह की चीज़ें भारत में आनी शुरू हुई हैं कि जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपने वॉलंटियरिंग के तौर पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे क्या किया है जी, तो ये बताने को होते हैं कि देखिए हमने इस संस्था के साथ जुड़ करके जैसे मान लीजिए कि किसी ने एमएसडब्ल्यू किया, मास्टर इन सोशल वर्क। अब वो बड़ा परेशान होता है ना कि मुझे मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन उसको ये समझना उसकी ज़रूरत है कि उस वो जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले अपनी पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के आगे के 1 सालों में उसने वॉलंटियरिंग के तौर पे क्या किया है। जब जी, उससे जी, ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में और वो कॉन्फिडेंटली कह सकेगा कि मैंने 10 महिलाओं के ग्रुप को बना कर के उनको पढ़ाया है,
और ये जी, हमारा एक देखिए सर्टिफिकेट हमको संस्था से मिल रखा है, ठीक है? जी, जी, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। तो हम ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को चुनें जो पढ़ रही हैं, जो ग्रेजुएट है, 10 प्लस 2 में पढ़ रही हैं, उनसे ये निवेदन करें, उनकी एक टीम बना दें और उनसे ये कहें कि भई आपको इन महिलाओं को ये हमारे आपके अपने ही क्षेत्र की महिलाएँ हैं, आप ये 5 लोगों को एक ग्रुप बना दिया, आप इनको पढ़ा ये बेसिक चीज़ हमें पढ़ा ये पहले तो नहीं हुआ है लेकिन ये एक बेहतर इनिशिएटिव हो सकता है हमारे क्षेत्र के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी महिलाओं को चिन्हित करूँ, ऐसी लड़कियों को चिन्हित करूँ जो जो पढ़ने का शौक रखने वाली उम्र-दराज़ महिलाओं को या किसी भी कारण से जो महिलाएँ या बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको एक उनको कुछ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हासिल कर सकें और ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसी महिलाएँ हैं मेरे नज़र में, मैं उनसे मैं 1-2 दिन में ज़रूर उनसे बात करूँगा इस विषय पर और अगर मेरी ये जी जैसे कि आप जानते हो हम जितना ज्ञान बाँटेंगे, हमें स्कूल में भी पढ़ाया ये जाता था कि हम जितना ज्ञान बाँटेंगे, वो खत्म नहीं होगा, हाँ, वो खत्म नहीं। बढ़ेगा। अगर आप सोचो 30 ने 70 को पढ़ाया, 70 ने आगे फिर 2-4 को पढ़ाया, तो आप सोचो ऐसे करके जो ना भी पढ़ी हैं, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाएँगी। और जैसे कि हमारा एम्पावर पीपल है, ये संस्था है, ये महिलाओं के ऊपर काम करती है। तो आप भी एक एम्पावर पीपल के जो मेंबर हो, आप एक समाज कार्यकर्ता हो, एक रिपोर्टर हो, जी, तो आप उस एंगल से बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ 30-70 को पढ़ाया, 70 आगे 70 को बिल्कुल, पढ़ाया है? बिल्कुल हो सकता है अगर आप अपने क्षेत्र क्योंकि में शिक्षा जी, देना एक सही बात है ना, अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है और हम उसे शिक्षा दें, इससे बेहतर और इससे बढ़िया महिलाओं के लिए क्या आप बताओ, इससे बढ़िया भी कुछ हम दे सकते हैं? नहीं, एक तो चीज़ हो गया जो बेसिक पढ़ाई है। देखिए, बेसिक पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे कहीं न कहीं वो ज़रूरी होता है कई मामलों में। जैसे बैंक जी, जा रहे हैं, जी, रेलवे में जा रहे हैं, कहीं फॉर्म भरना है, नाम लिखना है, तो जी, इतनी समझ हमारी बन जानी चाहिए कि हम अपना ये रोज़मर्रा का जो भी लिखना, पढ़ने का काम है, वो कर सकें। ठीक है? जी, सिग्नेचर कम से कम करना जानें, है ना? जी। तो ये तो हम सिग्नेचर कर बहुत ज़रूरी है, आपने देखा होगा हाँ, जब हम पैन सिग्नेचर कार्ड बनाने जाते हैं ना, तो जी, अंगूठे जी, वाले को तो 150, 300 लेते हैं, पर बिल्कुल, जो साइन करता है वो सिर्फ़ 200 ही दे के और जी आ जाता है। तो और 50 और उसको फालतू जा रहे हैं ना बिल्कुल। अंगूठे वालों के। पैसे के साथ-साथ जब आप सिग्नेचर करना सीख जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो आपको विश्वास तो दिलाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट फ़ील कराता है, ठीक है? आप ये बताइए ना कि मैं जब उर्दू में अपना नाम लिखने लगा तो मुझे कितना खुशी हुई, मैं कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट कि अगर कभी जी, ज़रूरत हुआ तो मैं उर्दू में अपना सिग्नेचर कर सकूँगा, ठीक जी, है? मुझे वो स नहीं आता था। जी। मैंने मतलब अपने 40 साल की उम्र में सीखा, तो ये एक लंबा समय है ना? बहुत लंबा तो समय। तो देखिए ये जो आप कह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस पर काम हो सकता है कि हम अपने आस-पास कई ऐसे वॉलंटियर्स खड़ा करें और उनका एक चेन बनाएँ, ठीक है? और जी, उनका इंट्रोडक्शन हम उन महिलाओं से करें जो नहीं पढ़ी-लिखी हैं। और जी, इस जब बेशक। इंटरैक्शन होगा, जब संवाद होगा तो उनमें भी एक ललक होती है, ठीक है? कि चलो जी, हमको कोई सिखाने वाला तो है ना, हमको कोई सिखाने वाला तो है, कोई बताने वाला तो है, कोई तो है जो जी, हमारे पास आकर के हमको बताने के लिए तैयार है, पढ़ाने के लिए जी, तैयार है। जी, मैं जा बेशक। तो नहीं पाऊँगी लेकिन देखो वो आदमी मेरे पास आने के लिए तैयार है, वो सिर्फ़ ये कह रहा है कि मैं आऊँगा दीदी, आप पढ़ने के लिए तैयार रहो, ठीक है? जी, तो जी, मैं क्यों ना उसका ये इस सम्मान करूँ। तो एक तो जी, ये हो जाता है, तो हम ऐसे अपने आस-पास ऐसे पढ़ने वाली लड़कियों या महिलाओं को चिन्हित करें, उनका चेन बनाएँ और फिर उनके इंट्रोडक्शन जो है वो हम उन महिलाओं से कराएँ जो है तो उनको जो बेसिक एक सिलेबस है उसको तैयार करें, ठीक है? जो उतना ही पढ़ना है कि जैसे हिंदी वर्णमाला आज सीख लिया, एक 10 दिन में, 10 दिन में इंग्लिश वर्णमाला सीख लिया। किसी जी, को सीखने में ये एक तुरंत नहीं हो जाता, तुरंत चीज़ें नहीं हो जाती, एक समय लगता है, ठीक है? जी, जी, तो 1 महीने में हमने उसको हिंदी और अंग्रेज़ी वर्णमाला सिखा दिया, उसको नाम जी, लिखना जी, अगले महीने में हमने उसके जी, नाम लिखने पर प्रैक्टिस कराना शुरू किया। जी, उसके जी, बाद फिर हम लोग सिग्नेचर हुआ तो ये जी, जब जी, 3 महीने के बाद आप देखिएगा, तो मैं शक जी, के जी, साथ कह सकता हूँ कि वो महिला जो नहीं लिख पा रही थी एक अक्षर, वो अपना जी, नाम बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत मुस्कुराते हुए आप देखिएगा कि वो साइन करने लगेगी। मैंने जी, कुछ जी, हर सिग्नेचर के साथ जी, उसकी एक मुस्कुराहट होगी कि मैं मतलब यही 3 समय
3 माह पहले मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, आज 3 माह के बाद मैं अपने से अपना नाम लिख सकती हूँ। और एक चीज़ और देखिए कि जिस दिन वो अपना नाम कॉन्फिडेंस से लिखना सीख जाए, जैसे 2 महिला, 3 जी महिला, 4 महिला, तो इसको जी सेलिब्रेट किया जाए। मेरा ये कहना है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, छोटे जी एक जी कार्यक्रम बेशक बना के। जो भी जी हमारे अपने बेशक लोग हैं और जी थोड़ा-सा अपना कहीं कुछ मीठा-उठा मँगा लिया ना जाए, भई देखो आज जी मैंने ये सिग्नेचर करना सीख लिया। जब उसको जी ये लगेगा बेशक ना कि ये मेरा एक लिखना, मेरा एक शब्द का सीखना, मेरा एक सिग्नेचर का करना एक सेलिब्रेशन है, तो वो जी और उसको प्रोत्साहित करेगा आगे पढ़ने के लिए। तो मैं ये जी समझता जी हूँ कि बस कई ऐसे क्रिएटिव थॉट्स आ सकते हैं जिसके लिए हम अ, जैसे आपने कहा कि 30 बच्चियाँ क्या 30-70 को नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता है। 30-70 ही नहीं, 7,000 को पढ़ा सकता है। जी जी आप बेशक एक टीचर एक कक्षा में 100 बच्चों को 40 बच्चों को मिनिमम पढ़ाता है एक कक्षा में, जी पढ़ाया। जी तो आप समझिए कि वैसे-वैसे अगर 5 क्लास वो लेता है 2-2 घंटे के, तो आप 200 बच्चों को पढ़ा सकता है। जी तो एक ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो इस तरह के लोगों को वॉलंटियर्स करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसके बदले हम अपने एम्पावर पीपल के अधिकारियों से बात करके उनको एक सर्टिफ़िकेट दिलाने की जी बात कर सकते हैं कि जी 3 जी महीने का हमने कोर्स बनाया है और 3 महीना ये व्यक्ति वॉलंटियर करेगा या 6 महीना वॉलंटियर करेगा और इसके बाद हम इसको ये सर्टिफ़िकेट दे देंगे कि हाँ, ये आप कभी भी इसको आप अपना सर्टिफ़िकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, रख जी सकते हैं। ये भी सर्टिफ़िकेट जो है आपके काम आएगा, आपके कॉन्फिडेंस को रेज़ करेगा, बेहतर बनाएगा। ये सब कई चीज़ें हो अलबत्ता सकती जी जो है हमने 2 टॉपिक पे बात की, आपने दोनों टॉपिक पे जो बहुत अच्छे सवाल दिए, बहुत कुछ सिखाया भी है। पर अब जो है ना वो तीसरा टॉपिक है वो थोड़ा-सा अटपटा है, अगर आपको नहीं भी जवाब देना हो तो कोई बात नहीं। पर अब ना हम उन महिलाओं पे जाते हैं, आप एक सोशल वर्कर हो, आप एक पत्रकार हो, आपने हमेशा पत्रकारिता करते हुए देखा होगा कि बहुत ऐसी महिलाएँ हैं जो घर से पीड़ित होती हैं। बहुत ज़्यादा ना वो पुलिस के पास जा सकती है, ना वो अपनी फैमिली को बता सकती है। वो घुट-घुट के अंदर ही अंदर जो है मरती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि या फिर वो कहीं कूद के मर जाती है, कहीं बहुत औरतों ने आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, आप खुद कभी ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आई होगी, आपने बनाया बिल्कुल। भी होगा कि बहुत ऐसे जो है पंखे से लटक के मर जाती हुँ, हैं। तो आप हुँ। बताएँ हम उन महिलाओं का दर्द, उनकी तकलीफ कैसे कम करें? क्योंकि आप देखो आज का ज़माना जो है वो कलयुग है। क्योंकि सतयुग तो बहुत पहले था ना, अब जो है कलयुग है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई, आप हो, मैं आपके सामने तो बहुत अच्छी हूँ, पर अगर आप चले गए तो मैं कहूँगी ना अलबदर जी तो बहुत खराब थे, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा किया। ठीक है? आपके मुँह के सामने मैं बहुत अच्छी हूँ, पर आपके मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो आप ये बताओ कि उन औरतों ने आपने कोई कभी कभी आपने केसेस देखे हो कुछ ऐसे कि महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित है, घर में नहीं कह सकती, बाहर नहीं कह सकती, वो मन ही मन में घुटती जाती है। आपने देखा होगा बहुत ऐसी औरतें होती हैं जो कमज़ोर होती हैं, जो ना अपने हक के लिए और ना अपने लिए खड़ी नहीं होती हैं। तो आप बताओ हम उन महिलाओं को कैसे पहचानें, कैसे उसकी तकलीफ, उसका दर्द हम कैसे बाँट सकते हैं? कैसे उन्हें कहें कि नहीं तुम 2 कदम चलो, हम 1 कदम चलेंगे? देखिए आप ये समझिए कि जिस तरह का सामाजिक संरचना है ना, उसमें महिलाओं को इस बात के लिए तैयार किया गया, अपने बच्ची को इस बात के लिए तैयार किया गया कि तुम दुःख सहने वाली हो, तुम दुःखहरणी जी, हो, ठीक जी, है? घर का दुःख हो, बाहर का दुःख हो, समाज का दुःख हो, कुछ भी हो, तो तुम पर सारे दुःख आ जाएँ, तुम सब्र करो, ना मत कहो कि नहीं ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जी, उसको एक मेंटल लेवल पर ना एक समाज ने इस तरह से तैयार किया, ठीक है? जी, ताकि तुमको ये कहा जाए कि तुम दुःख हरण करो यानी ये कोई लॉजिक नहीं ना हुआ कि कोई भी इंसान को कह दीजिए कि आप दुःख हरण करो और वो दुःख हरता गया, कि नहीं भाई सब्र करेंगे, दुःख तो मेरा साथी है, दुःख तो जीवने साथी बना लिया जी, दुःख को नहीं। जी, जी, तो ये चीज़ें जो है ना सामाजिक संरचना इस तरह की हुई और उसमें पुरुषों का ये हाथ है कि वो महिलाओं को इस बात के लिए तैयार किया कि देखो सारा दुःख जो है संसार का वो तुम्हारे भाग्य में है, ठीक है? तुम्हारे भाग्य में है, मैं स्वतंत्र हूँ।
मुझे दुःख से मतलब नहीं है, मैं सुख में रहना चाहती हूँ। तो ये जो दिमाग बनता गया, यही परेशानी की विषय है। हम को अपने रैशनल माइंड को हमें अपने रैशनल माइंड से इस बात दुःख के कारणों को जज करना पड़ेगा, समझना होगा कि ये जो दुःख हम सह रहे हैं, ये सही है या गलत। हर महिला को एक स्वतंत्र एक एक मैं ये मेरे मेरे पास शब्द नहीं है, एक स्वतंत्रता रखनी होगी इस मामले में। कई बार समाज में देखा जाता है भाई किससे पीड़ित है तो सास से पीड़ित है, तो ससुर से पीड़ित है, तो पति से पीड़ित है, तो बच्चों से पीड़ित है। तो इस पीड़ित का अब तो वो तो सहने वाली बात होगी, उसके तो दिमाग में है कि चलो अब तो हमको सहना ही है जीवन भर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो असहनीय होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक पड़ोस के व्यक्ति के लिए। तो ये भी जी देखना ज़रूरी है कि क्या किसी पड़ोस के व्यक्ति ने इस संबंध में बात किया? क्या समाज जी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता हूँ, एक जी एग्ज़ाम्पल जी और मेरा पड़ोसी ये बात सुनता है कि ये बड़ा मतलब प्रताड़ित करता रहता है, ठीक है? जी अब वो क्या कहता है कि ये तो घरेलू मामला, ये तो घर का मामला है और मैं जी अब कोई बात निकलती है तो मैं बड़ा ज़ोर से कहता हूँ कि अरे ये मेरा घरेलू मामला है। पत्नी भी बेचारी कह देती है कि अरे ये तो हमारा अपना मामला है, ये पति-पत्नी जी का मामला है। ये कोई बात नहीं, ये तर्क नहीं है, ठीक है? ये अगर वो पत्नी अगर वो महिला किसी कारणों से आत्महत्या कर लेती है, जान दे देती है, तो उसका कारण सिर्फ पति नहीं है, वो आस-पास के समाज भी है, जिसने इन सब चीज़ों पर बात करना उचित नहीं समझा। जिसने सिर्फ ये समझा कि ये घरेलू मामला है, ये पति का मामला है, ये पत्नी का मामला है, ये पति-पत्नी का मामला है, अब इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी तो जी पड़ोसियों से भी, अच्छे पड़ोसियों की ये पहचान है कि इन सब चीज़ों पे बात करें। हर चीज़ पर कोई ये कह देना देखिए ये सब चीज़ें जो है ये मनुष्य के अंदर की चीज़ है। लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत ये सब तो ठीक है। लेकिन वो किस लेवल का होना चाहिए, किस स्तर पर होना चाहिए, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो आपने देखा है अक्सर जो है मतलब कोई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बिल्कुल, हेल्पफुल होते हैं, हमारा हर कदम पे साथ देते हैं। अगर हम मान लो कि अगर मैं रो रही हूँ तो वो आके चुप करा दे, वो कहे नहीं मेरे बिल्कुल। साथ यहाँ चलो हम इंसाफ दिलाएंगे। पर आपने देखा होगा बहुत ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जो जी, औरतों पे, सामने वाली अगर औरत है वो कामयाब होना चाहती है, बहुत ऐसे औरतों की जो लाइफ में है तकलीफें आती है कि अगर वो कामयाब हो रही है, वो सीढ़ियां चल रही है, तो वो पड़ोसी भूल जाते हैं कि वो जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही है उससे उसे नीचे भी आना है। पर वो उस बात से जलेस हो जाते हैं, फिर उस औरत को आगे जाने से, कामयाब होने से रोकते हैं। पड़ोसी है, मान लो आपको कि एक औरत है जिसके घर वाले तो सारा उसके साथ दे रहे हैं, पर पड़ोसी है जो उसे हर कदम पे बदनाम करते हैं। अगर वो बाहर जाए तो उस पे तोहमतें लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये तो रेगुलर काम है कि कोई कहीं गया तो अगर एक औरत बहुत मेहनत कर रही है और परिवार पीछे खड़ा है, पर आगे जो है फैमिली से आगे खड़ी होती है दुनिया, लोग, गांव, समाज, इज्जत। आप जानते हो इज्जत जो है, हम गरीबों का, जो मिडिल क्लास होते हैं उसके लिए तो चलो ठीक है, लेवल है। पर जो गरीब होते हैं ना उसके लिए जो एक इज्जत, वो एक उनका गहना होता है। अगर उनके तन पे एक गहना ना हो पर इज्जत हो, भाई इज्जत होनी चाहिए। तो जब उनके घर में छोटी छोटी बेटियां होती हैं तो उन्हें बताया जाता है देखो हमारी इज्जत ही हमारा गहना है, इस इज्जत को संभाल के रखना। अब वो दूसरे घर पे चली गई, वहां पे वो सोचेगी नहीं माँ ने तो कहा था इज्जत ही हमारा गहना है, यहाँ पे इज्जत बना के रखना है। फैमिली पीछे खड़ी है, आगे खड़ा है दुनिया, समाज, गांव के लोग। अब वो ऊपर बढ़ रही है तो लोग उसे ऊपर बढ़ने नहीं देते, वो हर बार उसे नीचे गिरा देते हैं। तो आप बताओ उस टाइम पे उस महिला के दिमाग में आप सोच सकते हो कि कितना कुछ चल रहा होगा। एक तरफ उसकी इज्जत, एक तरफ गांव, एक तरफ समाज, एक तरफ लोग, पड़ोसी। तो उन पड़ोसियों को क्या करना चाहिए? क्या अगर वो जाए उसकी दरखास्त दे दे, आप मान लो एक कि उसने उसकी दरखास्त दे दी, गई पुलिस वाले ने भाई चलो धमकी उमकी देकर छोड़ दी, वो सिलसिला तो वैसे ही चलता रहा ना। वो कोशिशों पर कोशिश करते गए और वो आगे से आके पानी गिर डालते चले गए, भाई तुम कोशिश करो हम पानी डाल रहे हैं।
ना तुम्हारी कोशिश कामयाब होने देंगे, ना तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। तो उस टाइम पे उस महिला को क्या स्टेप लेना चाहिए? वो ऐसा क्या स्टेप ले जिससे वो आत्मा सम्मान भी पाले, गाँव का प्यार भी, और एक जो उन्हें पीछे जाने से रोक रहे हैं ना, उनके मुँह पे एक जोरदार तमाचा मारे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप एक पत्रकार हो, अक्सर ऐसी महिला कर नहीं सकती, देखिए वो पीछे आती हैं, वो सोचती है छोड़ देखिए बस इसे छोड़ो। देखिए अ, अ, इस चीज को बहुत ही गहराई से समझना होगा जी, कि जब हम अपनी पहचान बना लेते हैं तमाम विरोधों के बावजूद, ठीक जी, है, तो रिश्ते खुद चल कर के आते हैं, ठीक है। जी, लोग खुद उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ जी, कि आपके समाज की कोई बेटी पढ़ लिख करके और कोई आईएएस बन जाती है, एसडीएम बन जी, जाती है या जी, ब्लॉक ऑफिसर बन जाती है, तो उसकी एक पहचान हो जाती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जी, वो इतना वो इतना अपने पास ऑथोरिटी रखती है कि वो कई लोगों का भला कर सकती है, ठीक है? तो जब ये पहचान बनने लगती है ना एक महिला की, तो सारे लोग उसके सामने नतमस्तक होने लगते हैं। जी, तो ऐसी पहचान पाने के लिए हम प्रोत्साहित करें अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को कि वो जो जितने क्रिटिसिज़्म है, जितनी आलोचनाएँ उन्होंने सही है, वो पानी जी, हो जाए। जी, लोग पानी फेंक देते हैं ना अपने मकसद से, लेकिन एक जी, समय आए कि वो लोग खुद पानी हो जाएँ, उनकी आलोचनाएँ खुद पानी हो जाए, बह जाए। जी, तो जी, हमें अपनी बच्चियों को, हमें अपनी घर की लड़कियों को इतना स्ट्रेंथन करना होगा, इतना मजबूत बनाना होगा, ठीक है, कि तुम दुनिया की अभी परवाह ना करो। तुम पढ़ो, लिखो, जिस फील्ड में पढ़ना चाहती हो, चाहे खेल हो, चाहे आपने चक दे इंडिया फ़िल्म भी देखा होगा, जो जी, जिसमें जी, 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 वो हॉकी की जो लड़कियाँ थीं, कितना था, तमाम विरोधों के बावजूद वो आती हैं। जी, जी, मैं बिहार, झारखंड से बिलॉन्ग करता हूँ। झारखंड का समाज जो है अ, हमारा समाज रूढ़िवादी समाज तो है ही, लेकिन झारखंड में कई लड़कियाँ आज हॉकी के खेल में आगे हैं। उनको तमाम जी, तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है जी, और आलोचनाओं के बावजूद कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो बाहर रहकर पढ़ रही हैं और नई नई जो इबारत है, लिख रही हैं, जी, ठीक है? जी, नए वो एग्ज़ाम्पल गढ़ रही है कि भई ऐसा देखो, ऐसा लड़कियाँ भी कर सकती हैं, महिलाएँ भी कर सकती हैं। जी, तो हम जी, अपनी बच्चियों को पॉज़िटिव देखने के लिए कहें, हम सकारात्मक रहने के लिए कहें, हम अपने आस-पास जो भी अपनी बच्चियाँ हैं, अगर हम उस तरह के मिजाज है भई, नहीं भाई ठीक है, एक पड़ोसी है, उसकी बच्ची कुछ अच्छा कर रही है, उसको प्रमोट करें, उसको प्रोत्साहित जी, करें, तमाम जी, सकारात्मक सोच अपनाएँ। मेरे कहने का जी, मतलब ये है। और जी, दुनिया में तो नेगेटिव चीज़ है ही, आप कुछ भी करेंगे, कोई भी करेगा, मैं करूँ चाहे आप करूँ, 10 जी, तरह की जी, आलोचनाएँ आती ही, उन आलोचनाओं जी, के साथ हमें आगे बढ़ना है, जी, हमें जी, पीछे नहीं देखना, आलोचनाओं को नहीं देखना, उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जी, वो व्यक्ति चाह रहा है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर हट जाओ। तो वो जी, आलोचना कर रहा है बेशक। ताकि तुम रिएक्ट करो और तुम अपने जी, जी, लक्ष्य को भूल जाओ। तो मैं जी, अपने जी, लक्ष्य को मैं भैया जी, तुम जी, आलोचना करते रहो, मेरा जी, ये जी, टारगेट है, मैं ये काम करूँगा। मुझे ग्रेजुएशन करना है, एक जो हमारी नीति है एम्पावर पीपल की, अगर कोई उनको उनका उनका लक्ष्य हो जाए कि मुझे ग्रेजुएशन करना है या जी, जी, हमारी अर्जुन दीदी है, ग्रामीण पत्रकार है, उनका लक्ष्य है कि मैं इससे भी और बेहतर पत्रकार है, अगर वो लग गई, तो मैं ये कहता हूँ कि उनको आलोचना पर ध्यान देने की ही ज़रूरत नहीं, ठीक है? सकारात्मक रहना है, आलोचनाओं की कोई जगह नहीं रखना है। लोग जब आलोचना करते हैं, तो हम उन आलोचनाओं को भी पॉज़िटिवली लें, ना कि उन आलोचना का रिएक्ट करें। हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, कि भाई अंजुम तो पत्रकार बन गई। आज अंजुम है, तो हो सकता है कि आज ग्रामीण पत्रकार है, कल को हो सकता है कि आज तक में भी हो। इस तरह की जी, सोच रखना है, सकारात्मक सोचना। तो जी, जी, सीखने और सिखाने का जो माहौल है, हमें बनाए रखना होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और जी, जिस दिन हम अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाएँगे, उस जी, समय दुनिया हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। जी, कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कि सक्सेस हैव मेनी रिलेटिव्स, जी, ठीक है? जी, सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो हम जी, क्यों ना जी,
सफल हूँ अपने आप को, वो सारे रिश्तेदार अपने आप आ जाएँगे, सारा समाज हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, ठीक जी, है? जी। बस यही चीज़ है, इस चीज़ को इसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत अलबदर जी, अब जो है मैं आपके बारे में बात करूँगी। अब जो है आपको ये बताना है, आप एक पत्रकार हो, तो क्या कभी आपने कोई ऐसी केस देखी है जो महिलाओं से रिलेटिव हो? क्या उस पे आपने कभी कोई बात की हो? उसके बारे में आप बताएँ मुझे। देखिए मैं मैं लंबे समय से पत्रकारिता में जुड़ा हूँ और मैंने महिलाओं के कई मुद्दों को कवर किया है। जी, जी। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा होता था शौचालय, उसको मैंने जी, कवर जी। किया और वहाँ जी। जाकर के मैंने तमाम महिलाओं से बात किया कि आप आज भी शौचालय के लिए जो बाहर जा रही हो, क्या आपको खराब नहीं लगता? तो उन्होंने सबने कहा था कि हम सबको खराब लगता है। मैंने ये कहा था कि भई इसका क्या उपाय है? आप लोग क्या सोचते हैं? तो शौचालय की बात पर आई थी। लेकिन इसी दरमियान मैंने एक और न्यूज़ कवर किया था जहाँ गाँव के एक-एक घर में शौचालय की सुविधा थी। फिर मैंने उन महिलाओं से बात किया और उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से हम लोग बाहर जाते थे, एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते और हमें इतना ज़लील महसूस हम अपने आप को करते थे, ठीक है? लेकिन शौचालय के बनने से हमें ये लगा कि हम में एक विश्वास है, हम नहीं जाते हैं बाहर, तो इस पर हमने एक स्टोरी की थी। इस बात को कहने का संदर्भ ये है कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर के हमने कई स्टोरियाँ गंभीर स्टोरियाँ की। स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के फिर हमने स्टोरियाँ की कि कई महिलाएँ जो हैं वो अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं कर पाती हैं, ठीक है? जी, जी। और जी। वो ये नहीं समझ पाती हैं कि मुझे कब प्रेग्नेंट होना है और कब नहीं, इसका इसका निर्णय वो नहीं ले पाती। ठीक है? आप जी। ये समझिए कि समाज किस तरह का मैं बहुत खुल कर के ये बोल रहा हूँ कि एक महिला वो अपनी गर्भवती होने के संबंध में निर्णय नहीं ले पा रही है। तब जी, हम लोग जी। उसको जाते हैं और उस आशा दीदी के साथ और फिर हम लोग फैमिली प्लानिंग्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, ठीक है? जी, जी। और एक महिला को आप ये समझिए कि अब उसके प्रसव का समय नज़दीक है और वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये मैं क्या करूँ? मैं हॉस्पिटल जाऊँ कि क्या करूँ? हम लोग उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको वैचारिक रूप से उसको मजबूत बनाते हैं कि आप ये निर्णय ले सकें कि हम इस हॉस्पिटल में संस्थागत प्रसव को ही हम महत्व देंगे, हम घर में डिलीवरी नहीं कराएँगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब संस्थागत प्रसव में के लिए जाएँगे, तो वहाँ आपको दूसरी तमाम सुविधाएँ मिलेंगी और जो भी इमीडिएट जो ज़रूरत होगी, वो मिल सकेगी, लेकिन घर पे अगर डिलीवरी होती है, तो इस तरह की सुविधाएँ नहीं हो सकती, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम कई उदाहरण देते हैं, जिसमें कोई महिला टिटनेस से मौत हो गई, जिसको एनेस्थीसिया से मौत हो गया बच्चे का। तब जाकर के उन महिलाओं की समझ जो होती है चीज़ों के प्रति अ, बनने लगती है। तो मेरा मेरा जैसे ये कहना है मैं इन बातों के संदर्भ ये है कि जैसा कि आपने पूछा कि महिलाओं को किस तरह से मजबूती प्रदान की जा सकती है। हम जी, छोटी-छोटी जी। चीज़ों को लेकर के, छोटी-छोटी जानकारियों के साथ हम महिलाओं को वैचारिक तौर पे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि विचार के तौर पे स्ट्रेंथ हो जाएगा तो वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में भी आने लगा। आप ये जी, जी। सोचिएगा कि मैं आज एक अच्छा कपड़ा पहनूँ और आज सुबह-सुबह उठ कर के मैं मंदिर या मस्जिद के लिए जाऊँ या इस जी, काम के लिए मैं जाऊँ, ये एक अच्छा काम करूँ मैं आज दिन में, तो आप जो है जब विचार आता है तो वो आपके काम में भी बदल जाता है। तो सबसे पहले ये जी, विचार लाने की ज़रूरत होती है, जी, वैचारिक रूप जी। से मजबूत होने की ज़रूरत होती है और हम लोग लगातार जो है इस तरह के जा कर के चीज़ों को समझाते हैं। जैसे जब किसी बच्चे को समझाते हैं तभी तो वो पढ़ता है, लिखता है या आगे मेहनत करता है। उसी तरह से जी, हम लोग उसको सिखाते हैं, वैचारिक रूप से मजबूत करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे हों या तमाम जो भी सोशल इश्यूज़ के जी, मुद्दे जी, हों। जी। जी। तो इस तरह से उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। अलबदर जी, आपने जो है हमारे साथ बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ शेयर की आप और आप हमारे ये पारो वॉइस में आए, उसके लिए आपका जी, बहुत तहे दिल से शुक्रिया और आपका बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे इतनी बातें बताई। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।